गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा वेव पैकेट्स, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, अर्थात समूह और कलावेग। तो ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम क्वांटम मैकेनिक्स के इवोल्यूशन में एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से शुरू किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डी ब्रोए हाइपोथेसिस देखी। जो डी ब्रोए हाइपोथेसिस आपको क्या कहती है, एक फॉर्मूला आपके पास निकल करके आया था लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी का। वो एच अपॉन पी का फॉर्मूला आपके क्या शो कर रहा था, वो यह दर्शा रहा था डुअल नेचर ऑफ मैटर, अर्थात कोई भी जो पदार्थ है या जो पार्टिकल है वह पार्टिकल नेचर के साथ साथ आपके तरंगीय प्रकृति भी दर्शाता है। बिकॉज लैम्बडा इज प्योरली ए वेव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एंड मोमेंटम इज पार्टिकल नेचर। मोमेंटम क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है, क्योंकि कण का ही संवेग होता है। तो इस रिलेशन के द्वारा हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया। ये था डी ब्रोए हाइपोथेसिस। अब इस टॉपिक को हम पढ़े हैं, वेव पैकेट्स क्या है, ग्रुप फेज वेलोसिटी क्या है। हालांकि ये टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में जो आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन वाली जो बुक थी उसमें आपने ये पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर आपने क्वांटम एस्पेक्ट का यूज़ नहीं किया था, ठीक है ना। किस प्रकार से आप क्वांटम मैकेनिक्स में इस वेव और फेज वेलोसिटी को समझा सकते हो, वो आप लोगों ने नहीं समझा था। हालांकि वो पूरा एक्सप्रेशन आपने जरूर फाइंड किए थे, वीपी वीजी सबके, तो एक्सप्रेशन तो वही आना है, लेकिन जो फिजिक्स इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, वो आपको आज पता चलेगी। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा और समझिएगा। हम इसको एग्जाम्पल लेते हुए भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई बॉल है, ये क्या है, कोई बॉल है, बॉल या कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ मान लो ये वी वेलोसिटी से आपने इसको फेंका या ये वी वेलोसिटी से मोशन में है। तो अब आप सोचिए, आप पेन भी ले सकते हैं, ये पेन है, बॉल की तरह ये पेन है, इस पेन को आपने फेंका वी वेलोसिटी से, या पेन जो है वी वेलोसिटी से मोशन में है। तो ये जो बॉल है वो कैसा पार्टिकल है, वो क्लासिकल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, क्लासिकल पार्टिकल है। ये तो आपको पता ही है, क्लासिकल पार्टिकल है। क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर आप क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स या जो न्यूटन के गति के नियम वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, अगर क्लासिकल पार्टिकल है तो इस बॉल के बारे में मैं कुछ बातें अभी यहाँ नोट करूँगा, उनको आप ध्यान से समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्लासिकल पार्टिकल क्या है और उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो। और फिर हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम पार्टिकल, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम जिस टॉपिक को या जिस पार्टिकल को डील करेंगे वो कैसा होगा, आपका क्वांटम पार्टिकल होगा। और हमने कल एक चर्चा भी की थी, जो आपका डी ब्रोए हाइपोथेसिस आपने जो लिखी थी लैम्बडा, हमने कहा तो यही था कि इन जनरल जो भी पार्टिकल होता है उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इस पेन के लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, इस बोर्ड के लिए भी, सब चीज़ों के लिए है। लेकिन डेली लाइफ में आपको ये जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, या जिसको आप कह सकते हो जो क्लासिकल पार्टिकल है, उन पर आपको ये लैम्बडा ऑब्जर्व नहीं हो पाता। वो बेसिकली ऑब्जर्व किन के लिए होता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं या जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं। तो पहले हम थोड़ा क्लासिकल पार्टिकल को डिस्कस करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, क्वांटम पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। और जब क्वांटम पार्टिकल को डिस्कस करेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्लासिकल पार्टिकल के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो, देखिए ये बिल्कुल आप बेसिक है। मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, क्लासिकल पार्टिकल के लिए आप इसका जो व्यवहार है, व्यवहार का मतलब क्या हो गया, ये किस प्रकार से गति करेगा, इसकी क्या स्थिति होगी, उन सारी बातों के बारे में आप किसके आधार पर बता सकते हो, जो क्लासिकल फिजिक्स या जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ हैं, जिसको हम क्या कहते हैं न्यूटोनियन लॉ, उनके आधार पर बता सकते हो। तो मैं इस क्लासिकल पार्टिकल की क्या लिख सकता हूँ, इट्स बिहेवियर इज टोटली गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये तो आप बिल्कुल जानते हो कि कोई भी अगर क्लासिकल पार्टिकल है तो उसका जो व्यवहार है वो पूर्णतया क्लासिकल या चिरसम्मत यांत्रिकी के नियमों द्वारा संचालित होता है। तो आप लिख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। दूसरा आप क्या कह सकते हो,
अब जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आपको ये पता है ये पार्टिकल किसी क्षण यहाँ पर है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी अन्य क्षण पर इसकी स्थिति, इसके वेग या इसके जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए उसके बारे में क्या बता सकते हो? तो बिल्कुल आप बता सकते हो। कैसे? बाई अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक आप क्या कह सकते हो, यू कैन एग्जैक्टली स्पॉट्स द पार्टिकल। एग्जैक्टली स्पॉट्स द पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, आप बिल्कुल बता सकते हो कि ये पार्टिकल कहाँ होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझिए। जैसे मैंने कह दिया एक क्लासरूम है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हैं, जैसे कोई ए बी सी डी इस तरह से बच्चों को नोमेनक्लेचर है, तो ए बच्चा किसी पोजीशन पर बैठा है, बी किसी पोजीशन पर बैठा है, सी किसी पोजीशन पर बैठा है। तो आपसे जब पूछा जाए तो आप बिल्कुल उनको देख करके बता सकते हो कि वो कौन सा बच्चा किस सीट पर बैठा है। तो कहने का मतलब क्या, और चूंकि वो जो स्टूडेंट्स है वो कैसे है, क्लासिकल पार्टिकल है, तो यू कैन एग्जैक्टली स्पॉट्स द पार्टिकल और द क्लासिकल पार्टिकल। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि क्या आप उसके फ्यूचर के बारे में, जैसे इस बॉल के फ्यूचर के बारे में, बॉल का फ्यूचर क्या है, बॉल का फ्यूचर मतलब कि किसी क्षण पर मान लो बॉल का वेग v है, इसकी स्थिति कुछ r है, इसका कुछ त्वरण होगा, तो मैंने कह दिया किसी अन्य क्षण पर क्या आप उस बॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हो। संपूर्ण जानकारी का मतलब क्या हो जाएगा कि उस क्षण पर कण का वेग क्या होगा, उस क्षण पर कण का त्वरण क्या होगा, उस क्षण पर कण का संवेग क्या होगा, वही होता है। ठीक है ना, जैसे आपके बारे में कोई जानकारी पूछे तो आपके बारे में जानकारी का क्या मतलब हो गया, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप कहाँ रहते हो, एड्रेस। उसी प्रकार से फिजिक्स में अगर किसी पार्टिकल की जानकारी आपको चाहिए, बात कर रहा हूँ मैं क्लासिकल पार्टिकल की, याद रखिए। तो क्लासिकल पार्टिकल की जो जन्म कुंडली होती है वो क्या होती है, बेसिकली शुरू होती है आर से, और आर से फिर आप वी पर पहुँचते हो, वी से ए पर पहुँचते हो, ए से पी पर पहुँचते हो, एफ पर पहुँचते हो, किसी भी जगह पर पहुँच सकते हो। तो ये क्या है, पूरी इस क्लासिकल पार्टिकल की जन्म कुंडली। उसी प्रकार से अब आगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे, जब क्वांटम पार्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप उसकी जन्म कुंडली या उसके फ्यूचर के बारे में बताने का प्रयास करोगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम में नहीं आएगी, वहाँ पर कुछ अलग चीज़ काम आएगी, वो जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, आप याद रखिएगा, वहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो मैंने क्या कहा, क्या आप इस बॉल के या इस क्लासिकल पार्टिकल के फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो, बाई अप्लाइंग द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है ना, आप आराम से वी, ए, पी, एफ कुछ भी बता सकते हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, और 100% श्योर हूँ मैं उस चीज़ के बारे में। अगर मैंने कह दिया कि 5 सेकंड 10 सेकंड बाद पार्टिकल वहाँ होगा, तो निश्चित रूप से वहीं होगा। 100% श्योर अबाउट द फ्यूचर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये भी चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है ना, तो ये 2-3 बातें पता चल गई। अब एक बात और समझिए, जैसे मान लो ये पेन है या ये बॉल है, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये पेन कुछ न कुछ घटकों से मिलकर के बना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो कुछ है ही है, बॉल भी है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो कुछ है ही है। तो क्लासिकली क्या होता है कि जब ये पेन या ये बॉल मोशन में होगी, तो जिन घटकों से मिलकर के ये बने हैं वह घटक भी उसी वेलोसिटी से उसके साथ मोशन में रहेंगे। समझ रहे इस चीज़ को आप? जैसे मान लो कोई बस चल रही है, उस बस में ड्राइवर भी है, यात्री भी है, सामान भी है, कुछ खूब सारी चीज़ें हैं। तो जिस वेलोसिटी से बस ट्रेवल कर रही है या मोशन में है, उसी वेलोसिटी से उस बस में स्थित हर एक वस्तु, ठीक है ना, वह भी उसी वेग से चलेगी। तो ये क्लासिकल फिजिक्स का बेसिक प्रॉपर्टी है कि जिन घटकों से, ठीक है ना, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से कोई पार्टिकल या बॉडी बनी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी उसी वेलोसिटी से मोशन में रहते हैं जिससे कि वह बॉडी मोशन में रहती है। तो इसको आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो, ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी या पार्टिकल या सिस्टम, कुछ भी कह दो, आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 3-4 बातें थी जो मैंने आपको क्लासिकल पार्टिकल के संदर्भ में बताई। क्या क्या बातें थी? एक तो क्लासिकल पार्टिकल होता है तो उसके बिहेवियर को आप गवर्न होता है वो पूरी तरह से क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के द्वारा या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के द्वारा। दूसरा, आप उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली स्पॉट्स द पार्टिकल या उसकी पोजीशन बता सकते हो। तीसरा क्या कह सकते हो, 100% श्योर अबाउट द फ्यूचर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। चौथा आप क्या कह सकते हो, ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। तो ये बातें हमने किसके लिए की है, क्लासिकल पार्टिकल के लिए की है। अब ये इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि जब हम क्वांटम पार्टिकल को पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें क्या होगी, वॉयलेट होगी आपकी, ये एक भी चीज़ का पालन नहीं होगा, तब आपको आसानी से पता चलेगा कि क्या क्वांटम पार्टिकल होता है, और फिर आपका जो ये वेव पैकेट है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ये आपको अच्छे से पता चलेगा।
हालांकि इस टॉपिक को 10 मिनट में खत्म किया जा सकता है, परिभाषा लिखी, फॉर्मूले का काम खत्म, लेकिन फिर वही बात है, फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, वो तो सिंपल डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं क्वांटम पार्टिकल की तरफ। तो आपको ये पता है कि जो क्वांटम पार्टिकल होता है वो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस वो क्या होता है, एक प्रकार से उसकी वेव कैरेक्टर भी होती है, उसकी क्या होती है, वेव कैरेक्टर भी होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप पार्टिकल की बात करते हो तो उस पार्टिकल को आप ग्रुप ऑफ वेव्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। मैंने क्या बोला, एक मिनट, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ए क्वांटम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वेव्स। पहले तो मैंने एक सिंपल लाइन लिखी है कि जो क्वांटम पार्टिकल होता है वो ग्रुप ऑफ वेव्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल होगा या कोई भी बॉडी होगी वो क्या होगा, जिन घटकों से मिलकर के बनी होगी उस हर घटक के साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी, और उन वेव एसोसिएट होगी वो खूब सारी वेव्स मिलकर क्या बनाएगी, ग्रुप बनाएगी, ठीक है ना। और उस ग्रुप के द्वारा ही क्या होगा, उस ग्रुप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी क्वांटम पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और फिर आगे होगा क्या, ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स क्या करेगी, आपको पता है जब मोशन में रहेगी तो क्या करेगी, आपस में इंटरफेयर करेगी, और जब इंटरफेयर यानी व्यतिकरण करेगी, और जब व्यतिकरण करेगी तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो वो जो रिजल्टेंट होगा वही मोटे तौर पर क्या बताएगा आपको, क्वांटम पार्टिकल के, आप क्या बता सकते हो, उसके क्वांटम पार्टिकल की नेचर को या उसकी प्रकृति को दर्शाने का प्रयास करेगा। अब ध्यान से समझिए, मैं एक को डायग्राम बना के बताऊंगा कैसे होगा। तो पहली बात हमने क्या कह दी, एक क्वांटम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वेव्स। और वैसे भी देखो रिजल्टेंट की बात होती है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तो कुछ साउंड सिग्नल या साउंड वेव्स निकल रही है, मान लो रूम में फैन भी चल रहा है तो वो भी कुछ साउंड सिग्नल या साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो आपको सुनाई दे रहा है वो क्या सुनाई दे रहा है, इन दोनों साउंड वेव्स का या और भी अन्य प्रकार के जो साउंड जहाँ से डेवलप हो सकती है, वो सारी जब इस माध्यम में गमन कर रही है तो उनमें क्या होगा, इंटरफेयर होगा, व्यतिकरण होगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो आपको जो सुनाई दे रहा है वो सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, अपितु जिस कमरे में खड़ा होकर के मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वहाँ पर और भी जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले सोर्स है उनसे भी जो तरंगें निकल रही है, और मेरे साउंड वेव जो है उनमें जब इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपको सुनाई दे रहा है। तो इसी प्रकार की सिचुएशन सेम यही होगी। अब इसको आगे देखिए आप, हमने लिख दिया एक क्वांटम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वेव्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वेव्स कह दिया आपने। फिर मैंने क्या कहा, दीज ग्रुप ऑफ वेव्स इंटरफेयर टू ईच अदर। ये जितनी भी तरंगे होगी वो आपस में क्या करेगी, व्यतिकरण करेगी या अध्यारोपण करेगी, इंटरफेयर टू ईच अदर सच दैट, इस प्रकार से करेगी, सच दैट दे प्रोड्यूस। आप इस चीज को आप ध्यान से समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, पहले की लाइन को हम समझते फिर मैं लिखूंगा। ये कह रहा है ए क्वांटम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वेव्स, these group of waves interfere to each other such that, आगे सुनना आप ध्यान से, कि एक ऐसा स्थान होगा जहां पर वो संपोषी व्यतिकरण करेगी और उस स्थान के बाहर वो क्या करेगी, विनाशी व्यतिकरण प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सच दैट these waves interfere constructively in a definite region and destructively elsewhere। एल्सवेयर मतलब क्या हो जाएगा, वह रीजन जिसमें वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है उसके अतिरिक्त क्षेत्र में वो क्या करेगी, विनाशी व्यतिकरण प्रदर्शित करेगी। अभी मैं बताता हूँ ये क्या, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या कहा कि एक क्वांटम पार्टिकल जो होता है उसको आप
ग्रुप ऑफ वेव्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। और जब ये ग्रुप ऑफ वेव्स जो होती है किसी माध्यम में गमन करेगी तो वो क्या करेगी, आपस में अध्यारोपण करेगी या व्यतिकरण करेगी। और व्यतिकरण भी इस प्रकार से करेगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में तो क्या मिलेगा, आपको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा और उसके बाहर आपको क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा डायग्राम समझाऊं। जैसे सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन आपकी इस प्रकार की होगी। ये मान लो क्या है, पूरा एक आपका ये पूरा जो एरिया है वो क्या है, एक वेव पैकेट या ग्रुप ऑफ वेव्स है, वेव पैकेट या ग्रुप ऑफ वेव्स है, ठीक है ना। ये आपको मिला क्या, ये जो तरंग आपको मिल रही है वो क्या है, कोई एक सिंगल वेव नहीं है। जब खूब सारी तरंगें इंटरफेयर करेगी तो जब उनमें अध्यारोपण होगा या इंटरफेरेंस होगा तो इस प्रकार का आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये जो एरिया है इससे लेकर के इसके बीच में यहाँ पर जो तरंग आपको मिल रही है वो ड्यू टू मिल रही है कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, और इसके बाहर क्या है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको आसानी से पता होता है क्या, मैं इसको एक और हल्का सा बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक तरंग है आपकी इस तरह से और एक तरंग क्या है वो भी इस तरह से, तो जब इनमें आपस में अध्यारोपण होगा, जब ये जुड़ेगी तो ये तरंग और ये तरंग क्या करेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा इस प्रकार का, ठीक है ना, वो बढ़ जाएगा। तो उसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मान लो आपके पास एक सिचुएशन ऐसी है, एक तरंग आपकी इस तरह से है, एक तरंग आपकी इस तरह से है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा विथ जीरो एम्पलीट्यूड। तो जब विनाशी व्यतिकरण होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, एक तरह से जीरो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, और संपोषी व्यतिकरण में आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो बिल्कुल यही चीज हो रही है। तो इस पूरे एरिया में तो क्या हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, इसके बाहर क्या हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। और जब विनाशी व्यतिकरण होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तरह से जीरो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर मैंने क्या कहा, ये आपको वेव पैकेट समझ में आ गया कि इस एरिया में संपोषी और इसके बाद विनाशी व्यतिकरण। तो अब इसमें एक लाइन आप और लिखिए, इसको ऊपर वाले को थोड़ा साफ कर देता हूं, या चलो यही लिख देता हूं मैंने। ये जो आपका वेव पैकेट है, वेव पैकेट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। किस वजह से मिलेगा, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस। तो देखिए मैं लाइन क्या लिख रहा हूं, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव पैकेट गिव्स अस द probability of finding the particle। अब मैं बताता हूँ ये क्या है, फाइंडिंग द पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल। तो जो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या दर्शाएगा, कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाएगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप हमेशा एक सर्टेनिटी की बात करते हो, आपको ये पता रहेगा, उसकी फ्यूचर लोकेशन के बारे में आप आराम से जज कर सकते हो, बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप उस पार्टिकल की फ्यूचर लोकेशन नहीं बता सकते हो। वहाँ आप क्या बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, यानी कण के पाए जाने की प्रायिकता। और वो प्रायिकता कैसे बताओगे, इसके आधार पर आप कैसे बताओगे कि इस रीजन के बाहर तो क्या है, विनाशी व्यतिकरण, तो एम्पलीट्यूड ही नहीं है तो कण होगा ही नहीं। लेकिन इससे इस रीजन के बीच में कण कहीं भी हो सकता है, कण यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कण के पाए जाने में निश्चितता नहीं, वो एक सर्टेन रीजन में कहीं भी हो सकता है। अगर कण यहाँ है, ये वाला, अगर इसी स्थिति की आप चर्चा करो यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, अन्य की तुलना में अधिकतम है, तो यहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कण यहाँ नहीं हो सकता, कण यहाँ भी हो सकता है, कण यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके पाए जाने की संभावना क्या होगी, कम और ज्यादा होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड। तो अब देखो ये नई चीज बिल्कुल निकल करके आई कि नहीं आई क्वांटम पार्टिकल में। क्वांटम पार्टिकल और निकल करके क्यों आई, क्योंकि आपने क्वांटम पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट किया है, ग्रुप ऑफ वेव से किया है। अगर आप वेव्स की बात नहीं करते तब आप इस तरह की चर्चा नहीं कर सकते। तो हमने वेव्स की बात की है और इस प्रकार से हमने इसको एक्सप्लेन किया, इंटरफेयर हो रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में, कंस्ट्रक्टिव है, और उसके अलावा रीजन में क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर आपने बताया है कि एक सर्टेन रीजन में कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है, ठीक है। अब देखिए यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम धीरे धीरे पहुंचेंगे समूह और कला वेग पर क्या है।
अब आपको ये पता है कि ये जो वेव पैकेट बना है वो अलग अलग जो तरंग हैं उनमें आपस में अध्यारोपण या व्यतिकरण हुआ उसके आधार पर बना है। इसमें आप एक चीज़ ये भी नोट कीजिएगा कि ये जो तरंगें होती है इन सभी तरंगों का, क्योंकि ये जो वेव पैकेट हमने तो केवल असंख्य तरंगें होती है, क्या होती है, असंख्य तरंगें होती है, उनमें इंटरफेरेंस होता है। तो ये जो तरंगें होती है इनका जो तरंग दैर्ध्य समझ लो या आवृत्ति समझ लो स्लाइटली डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। आप खुद सोच के देखो, जैसे मान लो कोई तालाब है, उसमें आपने कोई पत्थर फेंका तो कोई वेव डेवलप होगी, दूसरा फेंका दूसरी वेव होगी, तीसरा फेंका तीसरी होगी, और आपको जो रिजल्टेंट दिखेगा, मान लो आपने एक साथ 3 पत्थर किसी 3 अलग लोगों ने फेंके, तब क्या होगा, हर पत्थर जब उस जल में गिरेगा तो एक तरंग डेवलप होगी और आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन तीनों तरंगों के अध्यारोपण के कारण जो होगा वो मिलेगा। तो जो पहली तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य या उसकी जो वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगी, दूसरे की डिफरेंट होगी, तो एकदम सेम नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, वो लगभग बराबर होगी, ठीक है ना। स्लाइटली, आप लगभग बराबर मत कहो, आपको स्लाइटली डिफरेंट, बहुत कम अंतर होगा। जैसे मान लो किसी एक की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति की बात करूँ तो मान लो किसी की 50 हट जाए कोई भी एक चीज़ की, तो अगले की क्या होगी 50.2, 50.3, 50.5, 50.6, तो वो क्या होगी, स्लाइटली डिफरेंट। तो इस प्रकार से होगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, आगे काम आएगी। मैंने एक शब्द बोला है, जो तरंगें अध्यारोपित हो रही है उनकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप कहाँ तक पहुँच गए, आप ये पहुँच गए कि क्वांटम पार्टिकल को आप ग्रुप ऑफ वेव्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, और जो वेव पैकेट आपका होता है वह दर्शाता क्या है, वह दर्शाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। अब हम वेव पैकेट आपको पता चल गया, वेव पैकेट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है ना। ये सिर्फ ये जितना भी टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सिर्फ समझने के लिए। इन सब की डेफिनेशन तो बिल्कुल 2 चर्चा लाइन में आपको लिख करके बताऊंगा पूरा, ठीक है ना। वहाँ हिंदी इंग्लिश की कोई इश्यू नहीं रहेगा, वो मैं पूरा आपको लिख दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस इस टॉपिक को समझना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तब तक वो क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपका, ठीक है। अब समूह वेग, कला वेग क्या होगा, रफ करने वाला किधर गया, समूह वेग, कला वेग क्या, इसको आप समझिए। अब जैसे देखिए, ये जो आपका वेव पैकेट है, वेव पैकेट क्या है, खूब सारी जो वेव्स हैं उनमें इंटरफेरेंस से बना है। और आपको ये भी पता है, जो वेव है उनका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है। जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो एक तो आपके, वापस बना देता हूं मैं, ये जो पूरा वेव पैकेट है, ये वेव पैकेट अपने हिसाब से एक अलग तरह से, अलग वेग से चल रहा है, और इसके अंदर जो वेव है, जिन वेव से ये मिलकर के बना है, ये वेव नहीं है, ये तो एम्पलीट्यूड है, मतलब जिन वेव से ये मिलकर के बना है वो वेव अपने अलग वेलोसिटी से चल रही है। तो जो इंडिविजुअल वेव जिस वेलोसिटी से चलती है उसको तो आप कहते हो फेज वेलोसिटी या कला वेग। और ये जो पूरा एनवेलॉप है, ये जो पूरा पैकेट है, वो जिस वेलोसिटी से चलता है वो आपका कहलाता है ग्रुप वेलोसिटी। वो क्या कहलाता है, ग्रुप वेलोसिटी। इसको आप ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मान लो आप कोई एक झुंड है, मान लो, जैसे सपोज करो, इसको मैं कैसे बताऊं, मान लो किसी पेड़ पर कोई मधुमक्खी का छत्ता, मान लो एकदम से हटा, वो मधुमक्खी एक झुंड में आगे बढ़ती है, तो वो जो पूरा झुंड जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा वो तो आपका क्या होगा, उस समूह का वेग होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल जो हनी बीज है, जो बीज है, ठीक है ना, वो जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी वो क्या होगी, उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फेज वेलोसिटी कहेंगे। काफी हद तक इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, अभी आगे और क्लियर होगा। हम जब इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, और ग्रुप वेलोसिटी आपकी क्या होगी कि जो पूरा वेव पैकेट है, ये जो एनवेलप है, ये एनवेलप जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये पूरा जो वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया, वेव पैकेट का एक आइडिया दे दिया, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है उसका एक बेसिक आइडिया दे दिया, और क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल में आप किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करोगे वो हमने चर्चा कर ली। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, किनका, फेज वेलोसिटी का और ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है ना, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, जो हमने क्वांटम पार्टिकल के लिखा था कि तरंगे जब आपस में क्या होगी, इंटरफेयर होगी, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में एम्पलीट्यूड मिलेगा और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इनके एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको अभी हम देखते हैं।